तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस। हमारी जो सीरीज चल रही है आपके नीट 2025 की तैयारी के लिए, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आगे करने वाले हैं कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं नीट के पीवाईक्यूज में, तो उन पर भी हम क्या करेंगे आज की इस क्लास में फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट क्लास को। कल की क्लास में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग किया था, अगर उसमें कोई डाउट है तो वो पहले पूछ लीजिए। कल की क्लास में जो हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग किया था, अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप अभी पूछ सकते हैं। क्या कोई डाउट है? कल की क्लास में हमने कल किया था कि कैसे चार्जेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि चार्ज को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, सो आज का जो मोटिव है वो पहले ये है कि चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं इसको जान ले, और उसके बाद फिर हम ये जानें कि हमारे पास कूलम्स, वो जो फोर्स जो लगती है वो कितनी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल हमारे पास मैटर बेसिकली रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक मैटर है। इफ आई टॉक अबाउट कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक मैटर है। तो मैटर हमारे पास एटम से बना होता है। ठीक है, एंड यूजुअली जो एटम हमारे पास होता है वो न्यूट्रल होता है। बट अगर ये एटम दो चीजें कर सकता है। अगर ये एटम हमारे पास गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या कर सकता है, हमारे पास लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, लूज कर ले। तो जब हमारे पास जो एटम है वो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इसी एटम पर क्या चार्ज आ जाता है भाई, हमारे पास इसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। और अगर मैं बात करूं, लूज करता है अगर इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई चार्जेस की। अब आप ये देखिए कि हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास, उस एक इलेक्ट्रॉन के पास मास भी तो होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो मास जो इलेक्ट्रॉन का रहता है उसको भी गेन कर रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन करने के साथ साथ वो चार्ज तो गेन करेगा ही करेगा, बट उसके साथ साथ उसका मास भी तो आएगा। इट्स लाइक कि आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास कोई चीज है और उसमें आपने क्या किया, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में मच्छर, नहीं बताइए ये स्लाइड चेंज कर दी, इतना सेंसिटिव है ये बोर्ड। और मच्छर भी बिल्कुल वहीं बैठा जहां पे स्लाइड चेंज हो सकती थी। वाह भाई वाह, मच्छर। चलिए, हाँ, मरा नहीं अभी। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास कोई मास है, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हमारे पास किसी चीज में अगर ऐड हो रहा है, तो उसका मास भी तो, मतलब ये चार्ज प्रोवाइड कर रहा है तो उसका मास भी तो वहां पर हमारे पास क्या है, आ जाएगा। तो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज हमारे पास आएगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका मास क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो मास है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में मास क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मास इंक्रीज और मास डिक्रीज की हमारे पास बात हो रही है। अब ये कैसे हम कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना, लूज करवाना। हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये काम करेंगे। तो पहला मेथड हमारे पास है फ्रिक्शन, दूसरा मेथड हमारे पास है इंडक्शन, और तीसरा मेथड हमारे पास है कि डायरेक्टली आप टच कर दो, कंडक्शन करवा दो, उससे हमारे पास हो जाएगा। तो कंडक्शन ओनली एप्लीकेबल्स जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कैसी है, कंडक्टर ऑब्जेक्ट रहेगी, तभी हमारे पास जो है वो कंडक्शन वाला काम करेगा। तो ये तीन मेथड्स हमारे पास हैं, इन्हीं तीन मेथड्स को हमें पढ़ना है बारी बारी से। सबसे पहले मेथड पर आते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन क्या होता है भाई, सर्दी में इस तरीके से जब आप हाथ रब करते हैं तो आपके हाथ क्या होते हैं, गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। सर्दी में क्या अभी भी कर लेंगे तो आपके हाथ ऐसे रब अगर आप करेंगे तो आपके हाथ क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को रब करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे पास होती है, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होती है। और जब आप विगरसली रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। राइट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम किसी चीज को रब करते हैं तो रब करने की वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस अगर होगी तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं एनर्जी।
और अगर इतनी एनर्जी गेन कर ली कि वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर जाए, तो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो एक ऑब्जेक्ट लूज कर देगी, दूसरी ऑब्जेक्ट गेन कर लेगी। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए वो पॉजिटिवली चार्ज, जिस ऑब्जेक्ट पे चले गए वो नेगेटिवली चार्ज। ये ऐसा ही है जैसे वाटर नहीं होता, वाटर वेपर्स आपने पढ़े होंगे। अरे पानी को अगर गर्म करते हो, बरसात भी यूं ही नहीं होती, उसके लिए भी पानी को तपना पड़ता है। और चढ़ना हो कामयाबी का शिखर तो कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। आप ये देखिए कि अगर पानी हमारे पास रहता है, पानी को जब गर्म करते हैं या फिर पानी नॉर्मली हवा अगर चलती है, तो ऊपर वाली जो लेयर है वो अगर एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी अगर गेन कर लेती है तो हमारे पास क्या होता है, जो वाटर के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, इवेपरेट हो जाते हैं। और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास इवेपरेट हो जाते हैं तो नीचे जो चीज होती है वो क्या रहती है, ठंडा पानी रह जाता है ना, क्योंकि हीट जिसने गेन करी थी वो तो चला गया। तो वैसा ही यहां पर हमारे पास होता है कि इफ वी रब, देखिए मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि इफ वी रब वन बॉडी विद अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं किसी एक बॉडी से, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब कौन सी बॉडी कब है, मतलब कौन लूज करेगी कौन गेन करेगी, बेसिकली ये हमारे पास डिपेंड करता है। देयर इज वन सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज हमारे पास होती है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन हमारे पास लूज करेगा कौन गेन करेगा। एक सीरीज आपने और पढ़ी होगी छोटी क्लास में जिसको कहते थे रिएक्टिविटी सीरीज, कि ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाला कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या करता था, डिस्प्लेस कर देता था। ऐसे ही आप ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज में जो ऊपर चीज आएगी वो क्या करेगी, जल्दी से लूज कर देती है। ठीक है, ऐसा हमारे पास रहता है। अब मतलब पूरी ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज कौन याद करेगा, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हमें जो चीज समझनी है, ये पेयर्स मैंने यहां पर दिए हैं, ये पेयर्स ही आपके पास आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यही पेयर्स हमारे पास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 1 2 3 4 ये पेयर्स में ही काम करते हैं, ये ध्यान रखना कि अगर आप ग्लास रोड और सिल्क क्लोथ को अगर आप क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो ग्लास रोड जो आपके पास रहेगी डेट विल गेन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी बिकॉज ग्लास रोड क्या करेगी, हमारे पास लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स, अमीर है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, दान कर देगी, कह देगी ले जा भाई इलेक्ट्रॉन्स, सिल्क वाले को कह देगी ले जा इलेक्ट्रॉन। और सिल्क वाला क्या करेगा, सिल्क वाला हमारे पास गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे हमारे हेयर के ऊपर, हमारे हेयर पॉजिटिव चार्ज, भाई हम अपने अपने हेयर को नेगेटिव चार्ज क्यों करें, हम अपने हेयर पॉजिटिव चार्ज, और जो कॉम रहती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसी तरीके से कैट स्किन की अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर इबोनेट रोड की हम बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इवन आप ये याद रखिए कि क्लाउड्स भी जो होते हैं ना, बादल भी जो रहते हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। बादल भी जो ऊपर हवा में हमारे पास रहते हैं वो भी, उनको भी फ्रिक्शन की वजह से क्या आती है, चार्जेस हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं लाइटनिंग होती है, कड़ 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 कड़। जो लाइटनिंग हमारे पास होती है डेट इज बिकॉज ऑफ चार्ज जो हमारे पास क्लाउड्स में क्या है, प्रोड्यूस हो गया है। तो आई होप कि ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन से हमारे पास सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आंसर करिए कि अगर ये बोल रहा है कि इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, कि आपने एक बॉडी को क्या किया है, रब करके चार्ज किया है, तो उसके वेट की बात हो रही है कि उसके वेट पर क्या चीज हो जाएगी, क्या उसका वेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, या मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली। नाउ इफ दे आर सेइंग कि बॉडी इज चार्ज्ड, आप देखिए दोनों चीजों में सोचेंगे कि बॉडी को चार्ज किया गया, यानी कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, आपको नहीं पता कौन सा चार्ज है। अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज लेती, अगर बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज लिया होता यानी कि लूज करती वेट, अगर बॉडी ने नेगेटिव चार्ज लिया होता यानी कि गेन करती वेट। अब आप खुद सोच लीजिए, अब यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या रहेगा, यहां पे हमारा आंसर रहेगा मे इंक्रीज और डिक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, डेट पर्टिकुलरली डिपेंड्स कि हमारे पास जो बॉडी है वो लूज कर रही है या गेन कर रही है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझे, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ये बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए, कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है सब्सटेंस ए की, उसको अगर आप रब करते हैं किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ जो है सब्सटेंस बी, ए जो है वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज और बी होती है नेगेटिवली चार्ज। तो मैंने यहां पे माना कि मेरे पास ए है, मैंने यहां पे माना मेरे पास बी है, तो मेरे पास ये ए मेरे पास ये बी। ठीक है,
इन दोनों को हम चार्ज कर रहे हैं। तो ए जो होगा हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है और ये जो है नेगेटिव चार्ज हमारे पास हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो मैं ये मान के रखूंगा ये लूजर है, बेचारे ने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। भाई ऐसा मान के चलिए कि हमारे पास क्या हो रही है, दोनों की फाइट ही हो रही है। ए और बी की क्या हो रही है, एक तरीके से फाइट ही हो रही है। और फाइट में कौन जीता, बी हमारे पास जीता, क्योंकि बी ने क्या कर लिया, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे है कि आप मान लीजिए कि आपके सामने कोई चोर आ गया और चोर आपके सामने ऐसे कह रहा है, "ए, जितने पैसे हैं दे दो", और आपने पैसे दे दिए। आपने पैसे दिए तो यानी कि आपने लूज कर दिया, दूसरे वाले ने क्या करा, गेन कर लिया। इस तरीके से आप इसको मानेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। यानी कि बी क्या है, स्ट्रांग है, और ए क्या है, वीक है। ऐसा मान के चल सकते हैं। आगे आते हैं आपके पास, इसके बाद बोल रहा है कि इफ हाउएवर एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए, अगर ए वाली जो हमारे पास है उसको सी वाले के साथ अगर हम लेके जाते हैं, तो इधर देखिए ए अगर हमारे पास है और इसको सी वाले के साथ अगर हम रब करते हैं, तो ए वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गेन कर रहा है, यही बोल रहा है। और सी वाला जो रहेगा हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सी है हमारे पास, सी यहाँ पे क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सी इज द लूजर हियर। तो ए और सी, अब ए ने एक बार हार चुका था, ए हारने के बाद सी के पास गया, अब सी के पास जाने के बाद वो सी को हरा देता है। तो अगर ये काम आपके पास हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके पास अगर ए है और आपके पास बी है, ए नहीं है बी है, आपके पास अगर बी है और आपके पास अगर सी है, ठीक है, बी और सी अगर आपके पास है, व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस बी, उसको हमने रब कर दिया सी के साथ, ठीक है। तो बी वाले को हमने अगर सी वाले के साथ अगर रब कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए सी वाला सबसे वीक है, सबसे वीक है, तो यही क्या करेगा, यही हमारे पास लूज करेगा, और ये लूज करेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, है ना, और ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। बस ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो ये है कि सी विल गेट पॉजिटिव चार्ज। सी जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, बिकॉज ये सबसे बड़ा लूजर है। ए और बी की फाइट होती है तो ए हमारे पास लूज कर जाता है, यानी कि ए कमजोर है। मैं अगर इसको सीक्वेंस वाइज ऐसा लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी जो है हमारे पास सबसे स्ट्रांग है, फिर ए हमारे पास है, फिर सी हमारे पास क्या है, स्ट्रांग है। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से दे रखी है। तो सी जो है वो सबसे वीक है, क्योंकि ये ए से भी हार रहा है। बी जो है वो जीत जाता है हमारे पास ए से, ठीक है। तो बी और सी अगर हमारे पास आते हैं तो बी परफेक्टली हमारे पास जीत जाएगा सी से, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से आप देखते हैं जितने भी कंपटीशन मैचेस होते हैं वो भी कुछ इस तरीके से ही रखे जाते हैं। जैसे एक होता है ना कि मतलब फाइनल में कोई पहुंच गया और जीत गया, तो ऐसे रखा रहता है कि भाई इसने इसको हरा दिया, इसने इसको हरा दिया, यानी कि वो उसको भी हरा देता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एक मेथड हमने पढ़ लिया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। मल्टीपल टाइम स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हमें ना कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी समझ में आ जाती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ बेटा क्वेश्चन से ही थ्योरी असली में समझ में आती है कि अच्छा ये इसका कहने का मतलब ये था। कुछ सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जो थ्योरी में ज्यादा क्लियर नहीं होते, जब हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां से और क्लैरिटी आती है कि अच्छा ये एक मिसकॉन्सेप्शन था आपको, क्योंकि क्वेश्चन में वो कुछ और चीज पूछ रहा था। तो काफी बढ़िया चीजें हैं ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्शन। तो इंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडक्शन हमारे पास जो है ये बेसिकली फिनोमिना हमारे पास है, इंडक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इंडक्शन बेसिकली एक फिनोमिना हमारे पास है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इंडक्शन में आप एक चीज याद रखेंगे कि इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट आपके पास होती है। तो मैंने माना कि मेरे पास एक हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो मैंने माना प्लस 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 प्लस, इस तरीके से मैंने हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट को मान लिया। और अगर हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी उसके सामने अगर आ रही है, और ये अगर कंडक्टर हमारे पास है, ये हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसको मैंने बोला ये हमारे पास है हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट, इसको मैंने बोला ये दिस इज हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। अब अगर ये हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को हमारे पास क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और ये अगर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास दूसरी साइड चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड हमारे पास आ जाएगा। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसको मैंने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, स्टेप 1 है।
अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, यही जो आपके पास है इसी को हम ऐसा मान सकते हैं कि अगले स्टेप में आपने इसी साइड क्या किया, ये जो आपके पास था इसी साइड आपने इसको ग्राउंड कर दिया। आप जब इसको ग्राउंड कर देंगे, आपने इसको क्या किया, ग्राउंड कर दिया, और आप जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे, नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे चीजें खत्म कर देंगे और ये आपके पास पूरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही बच जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को आपने यहाँ पे रख रखा है, दिस इज द स्टेप 2। ठीक है, ये आपके पास स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 आपके पास है कि अब आप इस चार्ज को हटा देंगे और ये जो आपने ग्राउंड किया था इसको भी आप रिमूव कर देंगे। तो आपके पास ये जो हमारे पास कंडक्टर बच जाएगा, इस पे जो नेगेटिवली चार्ज होगा ये यूनिफॉर्मली हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है स्टेप 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, आप ये देखिए कि जो हम हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए थे और जो असली में चार्ज प्रोड्यूस हुआ, दे आर अपोजिट। आप ऑब्जेक्ट जो लेके आए थे वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज थी और जो असली में चार्ज आपके पास आ रहा था डेट इज नेगेटिव चार्ज, वो आपके पास नेगेटिव चार्ज था। तो इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हम टच नहीं करवाते, इंडक्शन इज लाइक एन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस देखा आपने, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप उनकी बस बातें सुनते हैं, आपको लगता है यार ये सही आदमी है, ये सही आदमी बोल रहा है, जो ये कहेगा मैं वो करूंगा। अपने घर वालों की बातें नहीं मानते, आप उनकी बातें ज्यादा मान लेते हो बिना उसके कहे। और जितने बड़े लीडर्स होते हैं दे आर वेरी गुड इन्फ्लुएंसर्स। अगर आप हिटलर की बात करेंगे, हिटलर ने उस समय पर जर्मनी को ऐसा इन्फ्लुएंस कर रखा था कि जो हिटलर बोलता था वो जर्मनी कहती थी कि सही है। बट नाउ अब हाइंडसाइट, यानी कि हम बाद में अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि यार वो जर्मनी वाले लोग कितने वैसे थे कि हिटलर की बात मान लेते थे। बट उस समय पर अगर आप हिटलर को सुन लेते तो आप भी कहते यार हिटलर जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ही वॉज वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। इसी तरीके से अगर कोई हाईली चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट आती है उसके साथ में कोई है, तो ये बिल्कुल क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से इंडक्शन हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। अब इसके बाद आपने अगर ग्राउंडिंग करी तो ग्राउंडिंग से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आएंगे ऊपर। ठीक है, ये याद रखना है कि हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स मूव, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होगा वो ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ही मोबिलिटी जो होती है ज्यादा होती है, नीचे से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे और स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गई है जो है नेगेटिवली चार्ज, एंड दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखे हैं, जो आपको, ये तो मैंने समझाया। अब ये पॉइंट्स हैं इन केस ऑफ इंडक्शन, ये चीज आपको समझनी है, याद रखनी है कि इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूजेस चार्ज। तो ये जो हमारे पास है हाईली चार्ज, ये है इंड्यूसिंग बॉडी, ये है इंड्यूसिंग बॉडी जो इंड्यूस करेगी, दिस इज इंड्यूसिंग बॉडी। तो ये इसके चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी का चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास अगर कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं कि भाई इसका चार्ज गायब नहीं हो, बट मैं इसको इसको यूज करके दूसरे दूसरे को चार्ज कर दूं। ठीक है, और इसका चार्ज मेरे पास इंटेक्ट रहे। तो अगर मैं इसको किसी के साथ टच कर दूंगा तो उस इसका चार्ज क्या होगा, चला जाएगा। बट अगर मैं इसको टच ही नहीं करूंगा, बस इन्फ्लुएंस करवा दूंगा, तो हमारे पास होगा। तो ये इंड्यूसिंग बॉडी है, ये लूज नहीं करती चार्ज को। इस पे अगर पहले क्यू चार्ज था तो अभी भी बाद में भी इसके पास क्यू चार्ज रहेगा, इसने अपना चार्ज लूज नहीं किया है। नेक्स्ट बोल रहा है नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज हमारे पास ये वाला है, ये जो ऑब्जेक्ट आई है, दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। ये हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास है इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, तो हमारे पास बोल रहा है कि इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू डेट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट है भाई, आपके पास इंड्यूसिंग चार्ज हमारे इस केस में क्या था, पॉजिटिव था, और आपके पास इंड्यूस्ड चार्ज जो हमारे पास आया वो कैसा है, वो आपके पास नेगेटिव आया है। तो आप ये देख रहे हैं कि इंड्यूस चार्ज और इंड्यूसिंग चार्जेस हमारे पास क्या है, अपोजिट है। इसके बाद देखिए कि जो इंड्यूस चार्ज हमारे पास आएगा कैन बी लेसर, वो छोटा होगा या तो बराबर होगा इंड्यूसिंग चार्ज के।
अगर ये इंड्यूसिंग चार्ज हमारे पास Q था, तो ये वाला जो चार्ज हमारे पास आया इंड्यूस चार्ज, ये इससे कम ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसर्शन रीजनिंग में कई बार होता है कि एसर्शन रीजनिंग में बच्चा कहता है कि सर ये समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? बिकॉज उसने थ्योरी जो थी वो ध्यान से नहीं पढ़ी थी। थ्योरी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट आपके पास कह रहा है कि इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज। तो ये बॉडीज में ही हमारे पास रहती है। बॉडीज का मतलब क्या है कि पार्टिकल में हमारे पास नहीं होगा। अगर भाई एक पार्टिकल हमारे पास है तो उस पार्टिकल में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? अरे पार्टिकल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ही है, वो पूरा ही मतलब अपने आप में समझिए वो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर से कोई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना अलग अलग हो सकते हैं, है ना भाई? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो हमारे पास यहां पर ही हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अंदर से थोड़ा ना प्रोटॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हमने मान रखा है कि सबसे छोटा पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है। इस चीज को समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को हमने वैसे ही मान रखा है कि हमारे पास सबसे छोटा पार्टिकल है। चलिए आगे आते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। जो अभी मैंने चीज बताई आपको इंडक्शन के बारे में, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने है। लेट्स सी कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन को है ना दिल पे लेके थोड़ा सा सॉल्व किया करो, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, टाइम बाउंड सॉल्व करने की कोशिश किया करो, सो डैट कि आपको एक आदत बन जाए कि प्रेशर में काम कैसे किया जाता है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आता है बट हम प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और प्रेशर में अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो ही दिक्कत रहती है ना। तो प्रेशर में आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पढ़िए, बोला है कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट आपके पास है एक्स। एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है आपके पास एक्स, इज रेपल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, इज रेपल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, ठीक है। तो हमारे पास एक्स है, हमारे पास वाई है, दोनों क्या है, ये एक्स जो है ये नेगेटिव चार्ज है और ये रेपल कर रहा है। आप ये देखिए कि अगर ये रेपल कर रहा है ना, तो ये 100% आप कह सकते हैं कि आपके पास रेपल हमेशा जो होता है वो सेम चार्जेस में ही होता है। रेपल हमेशा अगर कोई कर रहा है तो सेम चार्जेस ही हमारे पास क्या करते हैं, रेपल करते हैं। सेम चार्जेस ही क्या करते हैं, रेपल करते हैं। डेट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि y पर जो चार्ज हमारे पास होगा, देयरफॉर चार्ज ऑन y इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो y भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ये मैं कह सकता हूं। इसके बाद बोल रहा है कि हमारे पास जो एक z ऑब्जेक्ट है, एक z ऑब्जेक्ट हमारे पास है, और z ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, z ऑब्जेक्ट हमारे पास अट्रैक्ट कर रही है y से। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। अब ये जो अट्रैक्शन है ना, ये अट्रैक्शन, ये बोला है कि हमारे पास अट्रैक्ट कर रहा है, और बोला है कि मोस्ट पॉसिबिलिटी कि ऑब्जेक्ट जेड हमारे पास है क्या है, वो क्या होगी। तो अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है और इसको मैंने माना कि ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास था, नेगेटिव तो इसको मान ही लिया था, तो ये जो जेड है ये इसके दो केसेस हो सकते हैं भाई, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये न्यूट्रल होगा। दोनों चीजें में ये अट्रैक्ट कर जाएगा, या तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा, दोनों ही केसेस में क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। बिकॉज आप जानते हैं कि अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी जो होती है वो हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ क्या होती है, अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट कर सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि रेपल्शन इज द श्योरेस्ट चार्ज, हमारे पास श्योरेस्ट टेस्ट होता है बेसिकली, ये भी एक स्टेटमेंट रहती है। तो ये वाला जो इसका आंसर है ये है न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। दिस इज न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ये चीज नोट करके चलेंगे कि हमारे पास जो अट्रैक्शन है, आप यहाँ पे नोट करके चलेंगे कि हमारे पास जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन हमारे पास हो सकती है फॉर बोथ अपोजिट एंड न्यूट्रल चार्जेस, फॉर बोथ अपोजिट एंड न्यूट्रल चार्जेस, फॉर बोथ अपोजिट एंड न्यूट्रल चार्जेस।
ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा यहाँ पर अपोजिट और न्यूट्रल चार्जेस के लिए हम ये काम कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है बहुत शानदार एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चंस लगातार हमारे पास आ रहे हैं, एंड दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में पढ़ने से पहले आप ये जानिए कूलम्स लॉ की कुछ कंडीशंस हमारे पास होती है, बिकॉज कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कूलम्स लॉ में कंडीशंस हमारे पास होती है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कंडीशंस हमारे पास है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये हमारे पास सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। सेकेंड चीज अगर मैं आपको बोलूं, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक स्लैश चार्जेस विच आर एट रेस्ट। चार्जेस विच आर एट रेस्ट। स्टैटिक स्लैश चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ठीक है, और तीसरी चीज अगर मैं ये कहना चाहूं कि थर्ड चीज हमारे पास क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन, ये हमारे पास होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, -15, यानी कि न्यूक्लियर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डिस्टेंस से ना बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर डिस्टेंस है, न्यूक्लियस डिस्टेंस, बिकॉज अगर न्यूक्लियस डिस्टेंस से हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लग जाएगी। बस सिंपल सा ये मतलब है भाई। पहली चीज पॉइंट चार्जेस के लिए होने चाहिए, चार्जेस हमारे पास रेस्ट पर होने चाहिए, तभी हम इन चीजों के बारे में निकाल सकते हैं बातें। ठीक है, अब ये कंडीशंस हमारे पास है, तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली कूलम्स लॉ है क्या। तो अब बात करते हैं लॉ की, कि लॉ क्या है हमारे पास। लॉ मतलब रूल। तो ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, मैंने एक चार्ज को लिया Q1 पॉइंट चार्ज है, दूसरे को लिया Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। अब कई बार ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि सर हमेशा क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ही रहेंगे क्या, इसके अलावा कुछ चीज नहीं हो सकती? भाई हो सकती है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास चार्जेस बड़े भी अगर हो गए हैं, तो अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर डिस्टेंस हमारे पास बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस हमारे पास बहुत बड़ा है तो यू कैन कंसिडर देम पॉइंट चार्जेस। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। और अब आप अगर फोर्स निकालना चाहेंगे तो फोर्स हमारे पास आती है इन दोनों के बीच में के Q1 Q2 by R²। के Q1 Q2 by R² हमारे पास फोर्स रहती है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैंने दोनों को पॉजिटिव माना है कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा। इसको मैं कह सकता हूँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसे मैं कह सकता हूँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, कि पहले दूसरे पे फोर्स पहले की वजह से। और यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं तो हमारे पास यहाँ पे भी ये क्या करेगा, रेपल कर जाएगा। इसको मैं कह सकता हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये हमारे पास है फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, ये लिखने की कन्वेंशन हमारे पास है। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर के Q1 Q2 by R², यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो के हमारे पास है, वेयर के इज इक्वल्स टू, ये आपके पास है 9 × 10⁻⁹ ठीक है, वैल्यू आपके पास रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। ये कूलम्स कांस्टेंट भी अकेला नहीं है कि ऐसे ही डिपेंड करेगा, ये कूलम्स कांस्टेंट भी हमारे पास आगे फिर फर्दर मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/4πε0, वेयर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू जो होती है डेट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और इसको आप लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज परमिटिविटी।
परमिटिविटी यानी कि परमिशन हमारे पास, दिस इज परमिटिविटी, इसको बोला जाता है परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की, कि हमारे पास चार्जेस जो हैं वो कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं एक फ्री स्पेस में, इसकी वैल्यू ये डिपेंड करती है। अब हमारे पास कई बार क्या होता है, ये तो हमने फ्री स्पेस की बात करी, वैक्यूम की बात करी, बट वैक्यूम से हम कई चीजों का कंपैरिजन करते हैं। याद है आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हो क्लास 10th में? क्लास 10th में जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा वाटर का, फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर ग्लास को हम वाटर में डाल देते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं कि ग्लास का विद रेफरेंस टू एयर। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर बार मतलब आपने किया ही होगा कि नॉर्मल ग्लास का पता है, वाटर का पता है, बट अगर ग्लास का वाटर के हिसाब से होता है तो वो क्या होता है, वो ऐसे करके आपने निकाला होगा, है ना? तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हमें एयर का पता है, अगर मुझे किसी रिलेटिव निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मीडियम का, जिस भी मीडियम का हम निकालेंगे, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, एयर वाले से डिवाइड कर देंगे। और ये जो हमारे पास, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास है, ये रिलेटिव परमिटिविटी को कई बार हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं, इसी को मल्टीपल टाइम्स हम कह देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आप देखेंगे ये अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास है, तो अगर आपको कभी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है, किसी भी मीडियम की, कि हमारे पास एप्सिलन एम की अगर मैं बात करूं तो ये मीडियम की हमारे पास है, तो मीडियम की परमिटिविटी आपके पास रहेगी एप्सिलन आर और एप्सिलन नॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इस के को एप्सिलन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज जो हैं वो आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने आपको चीजें कराई हैं, इसमें थोड़ी सी चीज मैं और ऐड करूंगा, फिर आपको चीजें और क्लैरिटी और ज़्यादा आपको आएगी कि अब ये मीडियम का इफेक्ट क्या आ रहा है। एक बार इसको भी यहीं पर समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पर समझना बेटर रहेगा एज कम्पेयर कहीं और पे। तो मैंने माना कि मेरे पास एयर है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एयर को माना कि एयर हमारे पास है, और एयर में हमने माना कि हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, एंड दे आर बेसिकली, Q1 एंड Q2 हमारे पास है, आर डिस्टेंस दूर है, और इनके बीच में मैं कह रहा हूँ कि जो फोर्स हमारे पास लग रही है वो फोर्स हमारे पास है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको किसी मीडियम में अगर ले जाता हूं, अगर मैं इसी चीज को किसी मीडियम में अगर लेके जाता हूं, तो मेरे पास जो फोर्स रहेगी वो क्या हो जाएगी भाई, इस फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, मतलब ये जो फोर्स हमारे पास है, ध्यान से देखना, इसी फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता था, अरे चल जा चाचा, ये जो हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स को मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि इसी फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि यही फोर्स हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम इसे किसी मीडियम में लेके गए हैं, तो उस मीडियम में हमारे पास जो फोर्स रहेगी डेट विल बी एफ डैश, और एफ डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए के डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, ये आपके पास बराबर होगा एफ एयर डिवाइड बाय के। ऐसा क्यों किया गया इसको भी समझिए। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, उस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप एप्सिलॉन एम से बस इक्वेट कर दीजिए, आपके पास आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने यहाँ पर किया है। एप्सिलॉन एम से अगर आप रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन आपके पास क्या होता है के एप्सिलॉन नॉट, और के एप्सिलॉन नॉट को आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। क्या ये समझ में आया? अब कूलम्स लॉ में इसके अलावा और कुछ नहीं है। न्यूटन, ये फोर्स हमारे पास है, तो फोर्स है तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो हमारे पास क्या करेगा, ये फॉलो करेगा ही करेगा। ये हमारे पास सिंपल सा क्या है, कूलम्स लॉ है। अब क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। आइए इधर, आपसे बोला है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यहाँ पे डायग्राम जो है मिसिंग है, मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। आपके पास एक डायग्राम है इस तरीके से, मेरे पास Q1, मेरे पास Q2 चार्ज है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, तो हमारे पास आपको दे रखा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू,
फोर्स ऑन 2 ये एरो दे रखा है आपको, ये डायग्राम है आपके पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर आपके पास है इस फिगर के हिसाब से क्या हमारे पास रहेगा। देखिए अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एरो आपके फोर्सेस के ऐसे चल रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या कर रही है, रेपल कर रहे हैं। तो चार्जेस हमारे पास क्या कर रहे हैं, रेपल कर रहे हैं, राइट। चार्जेस अगर हमारे पास रेपल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास साइन है, या मैं कहूं पोलैरिटी ऑफ बोथ दी चार्जेस क्या है, सेम है। पोलैरिटी ऑफ बोथ दी चार्जेस आर सेम, पोलैरिटी ऑफ बोथ दी चार्जेस आर सेम। तो हमारे पास पोलैरिटी जो है वो दोनों चार्जेस की क्या है, सेम है। और अगर पोलैरिटी हमारे पास सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि पोलैरिटी सेम है, इसका मतलब Q1 और Q2 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्यों? बिकॉज आप देखिए पॉजिटिव नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर को अगर आप नेगेटिव नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। भाई पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास अगर चार्जेस रेपल कर रहे हैं तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट रहता है डेट इज ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये इस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक चीज और बोलूं कि हमारे पास ये तो है ही है, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये मान के चलिए कि जो फोर्स आपके पास आएगी वो फोर्स भी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। फोर्स भी आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगी, वो भी आपके पास पॉजिटिव रहेगा, तभी आपके पास चार्जेस क्या कर रहे हैं, रेपल कर रहे हैं। और मैं आपको ये बोलूं कि अगर चार्जेस हमारे पास अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर चार्जेस हमारे पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इफ चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास पोलैरिटी क्या होगी, हमारे पास डिफरेंट होगी, या पोलैरिटी हमारे पास क्या होगी, जब डिफरेंट होगी तभी हमारे पास क्या कर सकते हैं, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज आपके पास नेगेटिव होगा, Q1 Q2 जो होगा हमारे पास लेस देन जीरो होगा। इसी के अलावा मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स जो होगी हमारे पास लेस देन जीरो होगी, फोर्स जो हमारे पास होगी मैं इसको कह सकता हूँ कि नेगेटिव हमारे पास होगी, तब जाके जो चीजें हैं हमारे पास क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कूलम फोर्स जो है वो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और कूलम्स लॉ अगर आपके पास, हमारे पास कूलम्स लॉ अगर आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या कर रही है, रेपल कर रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या है, समझ में आ रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? आइए आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसका एक थोड़ा सा मतलब एक क्विक ग्रैब हमें कब आता है टॉपिक का, जब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके पास है, पेज नंबर 46 ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है। तो हमारे पास दो चार्जेस यहाँ पे दे रखे हैं, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूँ। एक चार्ज हमारे पास है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा चार्ज आपके पास है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये हमारे पास है 30 × 10⁻² मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि 30 × 10⁻²। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, कूलम फोर्स निकालनी है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी है। तो F को आप क्या लिख सकते हैं, F को लिख सकते हैं कि Q1 Q2/r²। तो ये आपके पास क्या रहेगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 का आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि 2 × 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय आपके पास जो ये r² रहेगा, ये आपके पास रहेगा 30 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। और ये अगर आपके पास है तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास होगा 3 × 6 9 × 6 = 54 × 10⁻², डिवाइड बाय इसको अगर आप करेंगे ये आपके पास होगा 900 × 10⁻⁻4, ठीक है। चलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपके पास यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये और ये तो आपके पास क्या होगा, कट हो जाएगा, 2 0 2 0 9 9 9, ठीक है। ये 9 6 यहाँ से हट जाएगा, 9 6 = 54। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको आप ऊपर ले जाइए,
6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आ रही है क्या? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो देखिए, दूसरा पर्सन इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकता था, मतलब ये तो मैंने ऐसे किया, आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपने रखा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, मैंने कहा कि जो आपके पास चार्जेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको आपने लिख दिया 6 इंटू 10⁻⁻14, शुरू में ही लिख दिया क्योंकि आपको जल्दी जल्दी काम करना होता है। और कई लोग इसको 0.3 लिख देते हैं, तो 0.3 अगर लिखेंगे तो आपके पास 0.3 इंटू 0.3 आपके पास हो जाएगा। दो डेसिमल हटाना, आपके पास दो जीरो यहाँ पर आ जाएगी, 3 3 जा 9 आपके पास है, ये कट हो जाएगा। और आपके पास यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू आ रही है 6 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 9, है ना? तो ये -12 प्लस 9, तो ये आपके पास कितना आएगा? 6 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। तो हमने यहाँ पर क्या है, कुछ एक गलती कर दी है, वही मैं देख रहा था। 10⁻³ आती है तो हमारे पास आएगा 6 और 7, हमारे पास 9 है, -7 तो हमारे पास 2 आएगा, ये -4 आया। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, ये आपके पास जो है, ये यहाँ से ये वाली वैल्यूज जो है ये आनी चाहिए आपके पास, इसको नोट कर, ठीक है? तो ये आपके पास रहेगा। क्या बात क्लियर है? साइन 3 3 जा 9 रेड था हमारे पास। और चलिए छोड़िए, जहाँ से भी गलती हुई हो हमारे पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आपके पास बोला है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय चार्ज पार्टिकल और अनदर चार्ज पार्टिकल हमारे पास दे रखी है कि आपके पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, यू डू नॉट नो कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा भी चार्ज पार्टिकल है, आपको नहीं पता मैग्नीट्यूड कितना है, आपको बस फोर्स बोलिए कि फोर्स आपके पास है 2.4 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ये आपको बोलिए कि ये फोर्स है। अब पहले डिस्टेंस आपके पास r था, अब बोला है कि r डैश जो है आपके पास वो r/2 हो गया। तो r/2 होने का मतलब क्या है कि जो फोर्स आपके पास होती है डेट इज प्रोपोर्शनल टू r² आपके पास रहती है। तो इसका r² अगर आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू, ये आपके पास हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू 4/r²। तो ये अगर आपके पास हो गया, यानी कि मैं f डैश को कह सकता हूँ कि f डैश मेरे पास होगा 4 इंटू एफ। तो ये आपके पास कितना आ गया, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.6 आपके पास आ गया। तो 9.6 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आपके पास आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो होगा आपके पास वो ये आ गया, 9.6 इंटू 10⁻⁻8। तो आपको ये भी चीजें समझनी है कि अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास क्या होगा, फुल कर दें तो क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली एनटीए द्वारा ही एग्जाम करवाया जाता है, एक सीयूईटी एग्जाम, उसमें पूछा गया था। उसमें अगर पूछा गया था तो मैं आपको दोबारा से एक चीज बता रहा हूं कि हमारे पास क्या होती है, फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स हमारे पास होती है k(q1q2/r²). अगर k(q1q2/r²) है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमने r डैश को क्या किया, r/3 कर दिया, यानी कि 3 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, तो आप ये जानेंगे कि जो आपके पास f डैश रहेगी वो क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स ऑफ f हो जाएगी। अगर मैंने कहा कि r डैश को हमने क्या किया, r/4 कर दिया, तो आप कहेंगे कि आपके पास जो f डैश रहेगा वो 16 टाइम्स ऑफ f हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? यही बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ कि r को मैंने डबल कर दिया, तो r को अगर आप डबल करेंगे तो f डैश जो होगा आपके पास वो f/4 हो जाएगा, ठीक है? और अभी जो हमने काम किया था कि r डैश को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ कर दूं, है ना, हाफ अगर कर दें, r/2 अगर कर दें, तो हमारे पास क्या हुआ था, f डैश जो था वो 4 टाइम्स ऑफ f हो गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको देखना है कि आपके पास क्या चीज़ हो जाती है। मतलब कूलम्स लॉ को इस तरीके से भी हम कई बार यूज़ करते हैं, तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स की तरह ही काम आपके पास करता है। आगे आते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज्ड विद सेम चार्ज। देखिए आपके पास क्या है, सेम चार्ज, यहाँ पे देखेंगे लिखा है सेम चार्ज, अगर आपके पास है तो आपके पास फोर्स एफ आ रही है। तो कोई भी अगर चार्ज हमें दिया नहीं होता कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो वी कंसीडर इट एज द पॉजिटिव चार्ज। ये आप एक कन्वेंशन को लिख लीजिए। तो आपके पास फोर्स लग रही है, इस पे भी एफ और इस पे भी एफ, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास है आर।
अब बोल रहा है कि 50% एक का स्फेयर का चार्ज दूसरे पर दे दिया। अगर 50% चार्ज आपने ट्रांसफर कर दिया तो यानी कि अगली बार इसका चार्ज आपके पास हो जाएगा Q/2 और दूसरे का चार्ज आपके पास हो जाएगा Q+Q/2, क्योंकि चार्ज तो हमारे पास कंजर्व्ड है। तो Q+Q/2 अगर आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा Q+Q/2 इज इक्वल्स टू 3Q/2। तो ये चार्ज आपके पास आ गया है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2। अब अगर नेक्स्ट फोर्स आपको निकालनी है एफ डैश, तो वो क्या होती है, Q1 और Q2 के ही प्रोडक्ट के बराबर तो होती है, आर अगर सेम रखा है तो मैं कह सकता हूँ Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर ही है। तो आपके पास ये आ जाएगी कितने के बराबर, 3/2 इंटू 1/2 हमारे पास चल रही है, तो 3/4 के प्रोपोर्शनल हमारे पास रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो फोर्स है वो 3/4 हमारे पास एफ हो जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपके पास करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपके पास क्या हुआ, करेक्ट यहाँ पर हो गया है। क्या ये बात समझ रहे हैं? सिंपली आपको देखना है कि जो फोर्सेस है वो कैसे वेरी कर रही है, बस आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फोर्सेस जो है वो कैसे वेरी कर रही है, आपका काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन हमारे पास अभी रिसेंटली जेई में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस जेई एग्जाम में आ रहे हैं, एनटी के फेवरेट क्वेश्चंस बन चुके हैं कूलम्स लॉ के ऊपर, और कूलम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक हो चुका है जिसके ऊपर रिसेंटली क्वेश्चंस काफी सारे बने हैं। आप देखेंगे कि एनटीए द्वारा जो जेई मेंस होता है उसका एग्जाम जो होता है वो 10 शिफ्टों में कराया जाता है, 10 शिफ्टों में करवाया जा रहा है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस उनको देने हैं। तो हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट एक तरीके से आप मान लीजिए कि हमारे पास आती है। नीट में फिर भी हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस रहते हैं। 50 क्वेश्चंस बनाने के लिए एक ही बार बनाना है, क्योंकि एक ही पेपर होता है पूरे साल में। एक ही पेपर हो रहा है और सभी बच्चों का एक साथ हो रहा है ना, इसलिए लीक के भी चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि किस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, प्लेस आर इन एयर, एक्सर्ट अ फोर्स एफ। तो हमारे पास देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ के रखिए। मैंने आपको बोला भी है कि जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चन करें तो दो पार्ट में इसको तोड़ के रखें। एक आपके पास एयर है, दूसरा आपके पास मीडियम है। एक आपके पास एयर है, दूसरा आपके पास मीडियम है। बोला है 2 पॉइंट चार्जेस को एयर में रखा गया है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर है। इसको मैंने Q1 बोला, इसको मैंने Q2 बोला। और जो फोर्स हमारे पास लग रही है एयर में वो आपके पास एफ है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये के Q1 Q2/r² आपके पास रहेगी। ठीक है, और अगर मीडियम की हम बात करें तो मीडियम, द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम। किसी मीडियम में अगर आप ले गए हैं और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देखिए आपको दे रखा है कि किसी मीडियम में आप लेके गए हैं और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपके पास के है। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास अगर रहता है तो जो फोर्सेस, देखिए अब आपको बोल रहा है कि सेम सेम फोर्स आपको चाहिए, डिस्टेंस कितना आपके पास होगा, चार्जेस जो है वो सेम है। तो एफ डैश की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 आपके पास होता है, डिवाइड बाय के, ये दूसरे वाला डाइलेक्ट्रिक वाला, और आर डैश का स्क्वायर आपके पास रहेगा। इन दोनों फोर्सेस की बात कर रहा है कि ये दोनों फोर्सेस आपके पास क्या है, बराबर है। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देखिए तो आपसे क्वेश्चन जो होगा वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जितनी क्लैरिटी से लिखेंगे उतना ही आपके पास जो होगा फायदा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 आपके पास पहले और दूसरे से हमारे पास क्या चीज आ रही है वो आपको देखना है। फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एफ डैश, या मैं कह सकता हूँ कि एफ इज इक्वल्स टू आपके पास है एफ डैश, और ये आपके पास रहेगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास के Q1 Q2, और नीचे आपके पास के Q1 Q2 आपके पास नीचे क्या है, के आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, और इधर अगर बात करें तो ये आपके पास इसके साथ कट हो गया, यानी कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रखना कि क्या चीज पूछ रहा है, पूछ रहा है डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स, यानी कि दे आर आस्किंग अबाउट। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास है के टाइम्स ऑफ आर डैश का स्क्वायर। आर डैश आपको निकालना है तो आर डैश आपके पास हो जाएगा r/√k। आर डैश की वैल्यू हमें निकालनी थी तो ये हमारे पास क्या है, r/√k। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो ये हो गया, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, r/√k।
आई होप क्लैरिटी आपको आ रही है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर रहे हैं, क्या हमारे पास तरीका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या बात क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जेई मेंस में आया था एक और क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर टाइप का, जैसे एक शिफ्ट में आ गया, दूसरी शिफ्ट में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया। इसमें देखिए क्या चीज पूछी है। इसमें आपसे बोला है कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो अब की बार बोल रहा है कि पहले हमने उसको मीडियम में रखा हुआ है और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपके पास k है। मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है, वो k है। तो अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास अगर k है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो फोर्स आपके पास रहेगी डेट इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय k, और जो डिस्टेंस आपके पास है वो बोल रखा है कि d स्क्वायर आपके पास डिस्टेंस है। अब बोल रहा है कि अगर आप इसी को एयर में अगर लेके चले जाएं, ठीक है, इसी चीज को अगर आप एयर में लेके चले जाएं तो आपके पास क्या होगा। इसी चीज को अगर आप एयर में लेके जाएंगे तो आपके पास क्या होगा। तो बोला है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर मैं एयर की अगर बात करूं, सेम आपके पास डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मेरे पास फोर्स क्या रहेगी एयर में, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, भाई हमारे पास एक नया डिस्टेंस आएगा जिसको मैं बोल देता हूं आर डैश का स्क्वायर, यानी कि आर डैश ही हमें निकालना है, एयर में के तो नहीं आएगा। अब आपको यही फोर्सेस हैं आपके पास, इसको मैं अब एफ डैश ले लेता हूं कि दिस इज एफ डैश दिस टाइम। ये मेरे पास 1 हुआ, ये मेरे पास 2 हुआ। और 1 और 2 आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि f इज इक्वल्स टू एफ डैश आपको करना है। तो f इज इक्वल्स टू एफ डैश अगर आपके पास है तो ये आपके पास है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास k d स्क्वायर, और ये जो आपके पास है दैट इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास r डैश का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इसके साथ कट कर दो। ये इसको इसके साथ अगर कट आपने कर दिया तो आपके पास जो चीज बनेगी वो बनेगी k d स्क्वायर इज इक्वल्स टू r डैश का स्क्वायर। आपको r डैश की वैल्यू निकालनी है कि यानी कि एयर में कितना डिस्टेंस है, तो r डैश की वैल्यू जो आपके पास आएगी डेट विल बी रूट k टाइम्स d। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट k टाइम्स ऑफ d। तो यही वैल्यू आपके पास है रूट k टाइम्स ऑफ d। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास जो है वो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, रूट k टाइम्स ऑफ d। क्लैरिटी आ रही है कैसे हम चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी कुछ नीट के पीवाईक्यूज करेंगे, बट इससे पहले एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। आप यहां पर एक चीज को समझिए कि अगर मैंने माना कि हमारे पास इस तरीके से एक सीलिंग है यहाँ तो, और इस सीलिंग के साथ हमने क्या कर रखा है, एक इस तरीके से दो चार्जेस को लटका दिया है। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ आप, फिर वैरायटी दूंगा। मैंने माना कि ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये मैंने यहाँ पे चार्जेस लिखे हैं, यहाँ पे मैंने मासेस लिखे। ठीक है, मैंने चार्जेस लिखे हैं और मैंने क्या किया है, मासेस लिखे। लेंथ हमारे पास जो है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी हमारे पास क्या है, L है। और यहाँ से आप मान के चलिए कि आपके पास इधर इस तरीके से मैंने मान लिया कि ये हमारे पास ऐसे है। भाई मैंने बोला कि यहाँ से हमारे पास जो है एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, दोनों तरफ से मैं यहाँ पे सॉल्व करा के दिखाऊंगा, और यहाँ से मैंने मान लिया कि यहाँ से मेरे पास एंगल बन रहा है अल्फा। ठीक है, अगर यहाँ से मेरे पास एक थीटा एंगल बन रहा है तो मैं जानता हूँ कि अगर ये रस्सी मेरे पास है और ये चार्ज ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है तो यहाँ पे इस तरफ एक टेंशन लगेगी, और इस पॉइंट को मैं इधर की तरफ ऐसे रिजॉल्व कर रहा हूँ। नीचे मुझे पता है कि बॉडी पे लगेगा वेट, और नीचे की तरफ वेट रहेगा m2g। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास इस तरफ लगेगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास रहेगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ Q1 Q2
डिवाइडेड बाय, भाई दोनों के बीच में जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास यहाँ पर आएगा, तो आप उसको लिख सकते हैं डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। आपके पास जो थीटा यहाँ पर है, ये थीटा अगर इधर है तो ये थीटा यहाँ पर भी रहेगा, और इस तरफ अगर मैं रिजॉल्व कर दूंगा इसको तो डेट विल कम आउट टू बी टी कॉस थीटा, और इसको अगर मैं इस तरफ रिजॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा टी साइन थीटा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको रिजॉल्व करना नहीं आता, यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक फोर्स इधर की तरफ जा रही है और ये अगर थीटा है, तो हम ये जो हमारे पास एंगल के साथ वाली चीज है ना, इसी को लिख देते हैं एफ कॉस थीटा। इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं कि ये वाला एफ कॉस थीटा है और ऊपर की तरफ जो चीज जा रही है वो एफ साइन थीटा है। कोई कहेगा सर कैसे किया, ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको भी समझाता हूँ। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जब आप हमारे साथ हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। ये मेरे पास थीटा है, मैंने कहा हाइपोटेनस को मान लो एफ है। हाइपोटेनस को एक ट्रायंगल एज्यूम कर लो और मान लो कि हाइपोटेनस आपके पास क्या है, एफ है। अब आपको इसको मानो ये परपेंडिकुलर है, इसको मानो ये बेस है। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि पी बाय एफ। तो आप पी की वैल्यू को लिख सकते हैं कि पी की वैल्यू आपके पास होगी एफ साइन थीटा। तो पी की वैल्यू आपके पास एफ साइन थीटा है, तो इसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं एफ साइन थीटा। ठीक है। फिर ऐसे ही नीचे आके देखिए, नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी बाय एफ। और बी बाय एफ अगर आपके पास है तो बी आपके पास होगा एफ कॉस थीटा। तो ये आपके पास बी की वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास चीजें चल रही हैं यहाँ पे, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, और ये जो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे लिखा है, तो इसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास मैंने ऐसे तो लिखा है। भाई बेस आपके पास एफ कॉस थीटा हो गया, जो परपेंडिकुलर जा रहा है वेक्टर को हम आगे पीछे रिजोल्व कर सकते हैं, तो ये काम कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारे पास रिजोल्व हो गया। और अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास अगर ये बैलेंस्ड है, एट इक्विलिब्रियम है, तो एट इक्विलिब्रियम मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास है ना, वर्टिकल फोर्सेस है ना, या मैं वाई एक्सिस की बात कर लीजिए, वाई एक्सिस पे मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि, या पहले एक्स एक्सिस लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस मतलब कि ये आपके पास है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स एक्सिस में मेरे पास टी साइन थीटा बराबर होगा F21 के। इसको इक्वेशन नंबर 1। और वाई एक्सिस की अगर बात करूं तो वाई एक्सिस में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास टी कॉस थीटा जो होगा वो बराबर होगा M2G के। इसको मैं लिख सकता हूं 2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा जो होगा आपके पास वो बराबर रहेगा F21 डिवाइड बाई M2G के। ठीक है, F21 डिवाइड बाई M2G के। एंड सेम चीज जो मैंने यहां पर करी है, सेम चीज अगर आप दूसरी तरफ अगर करेंगे तो दूसरी तरफ भी समझिए। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि बेसिक आपके पास कैसे होती है, रिजॉल्व का बेसिक्स। बेसिक्स का रिवीजन यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पे फिर से मैंने माना कि मेरे पास अब की बार टी यहाँ पर है और ये टी अगर यहाँ पर है, तो इसको आपको रिजॉल्व करना है। तो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो इस साइड आप लिखिए इसको टी कॉस अल्फा, और ऊपर की तरफ आप लिख दीजिए टी साइन अल्फा। इस साइड टी कॉस अल्फा टी साइन थीटा, और नीचे की तरफ आप लिख दीजिए M1G। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपके पास आएगी आएगी, मतलब उसको तो आप भूल नहीं सकते। तो ये फोर्स आपके पास रहेगी F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो एट इक्विलिब्रियम इसको भी लिखिए। एट इक्विलिब्रियम क्या आपके पास होगा, यहां से अगर हम देखें तो एट इक्विलिब्रियम अगर मैं देखता हूं तो पहले मैं लिख देता हूं वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए आपके पास आएगा टी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू M1G। और एक्स एक्सिस के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा टी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू F1 टू, इसको थर्ड इसको फोर्थ मानिए। डिवाइड अगर कर देते हो तो यहीं से अगर टेन थीटा की टेन अल्फा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा M1G डिवाइड बाई F1। ये दोनों मैंने आपको इसलिए कराए क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा ना रट लेता है कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, जो फोर्स आ रही है कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय जो मास का वेट आपके पास आता है, और यहाँ पर भी फिर वो ऐसे समझता है। बट आप देखिए कि ये दोनों आपके पास अलग अलग हैं। बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास एंगल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने क्या लिया है, और उसके बाद ही फिर ये जो है हमारे पास आंसर आ रहा है।
क्या बात समझ रहे हैं? हमारे पास ये डिपेंड कर रहा है कि जो एंगल हमारे पास आया है उस पर डिपेंड कर रहा है कि एंगल आपने कहां से लिया है। और एंगल अगर आपने उसको थोड़ा सा भी गलत ले रखा है, इधर उधर से अगर ले रखा है, तो आप इसको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का आपको जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक चीज और हम यहाँ पे समझते हैं, एक चीज और समझिए यहाँ पे। अब मैं कुछ केसेस दे रहा हूं आपको बताने कि एंगल का, है ना, रिलेशन आपके पास क्या होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ये इसको ऐसे लिखिए जो मैं केसेस यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सबसे पहला केस वन, केस वन की हम बात कर रहे हैं। ये आपके पास M1, ये आपके पास M2, ये आपके पास चार्ज वन, ये आपके पास चार्ज टू, ये लेंथ L, ये लेंथ L। पहली कंडीशन में लेके चल रहा हूं कि अगर हमारे पास इफ M1 जो है वो M2 के बराबर है एंड Q1 जो है वो Q2 के बराबर है, और आपके पास बीच में मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ से मैंने ले लिया अल्फा और यहाँ से मैंने ले लिया बीटा। तो आपको बताना है कि अब आपके पास अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन रहेगा। देन आपके पास अल्फा और बीटा आपको बताना है क्या रहेगा। तो अल्फा आपके पास बीटा के बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे बराबर हो रहा है इसको मैं बताता हूँ। देखिए अगर हमारे पास, मैं इस वाले पॉइंट पर आऊँ नीचे की तरफ बोलूँ कि वेट कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे M2G वेट लग रहा है। अगर मैं इस साइड अगर आ जाता हूँ तो इस साइड आप कहेंगे कि एक फोर्स हमारे पास लग रही है, वो है F21। ठीक है। इस तरफ अगर हम आए तो आप कहेंगे कि एक फोर्स लग रही है F12 और एक वेट आपके पास नीचे की तरफ लग रहा है M1G। तो अल्टीमेटली ये जो एंगल हमारे पास बनेंगे ये इन्हीं फोर्सेस के ऊपर तो डिपेंड कर रहे हैं कि ये फोर्सेस हमारे पास कितनी है, क्योंकि दो फोर्सेस ही तो हमारे पास लग रही है। और मैं यहां पर कह सकता हूं कि मेरे पास F12 इज इक्वल्स टू F21 होगा, और M1G इज इक्वल्स टू M2G होगा। भाई ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई है, इसलिए अल्फा हमारे पास जो है वो बीटा के बराबर आया है। ये कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए जो अल्फा है वो हमारे पास बीटा के बराबर आया है। तो एक बार कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा और देख रहे हैं कि हमारे पास क्या रिलेशंस इस तरीके से आता है, एस्टेब्लिश क्या रिलेशन होगा। आइए फिर आते हैं आगे। अगर मैं आता हूं सेकंड पार्ट पे, केस टू पर, केस टू पर अगर मैं आऊं, और केस टू के लिए भी मैं ये डायग्राम बना देता हूं। बट अब मैं कंडीशंस आपको अलग लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पर कि इफ M1 जो है वो बराबर है M2 के एंड Q1 जो है वो बड़ा है Q2 के, तो बताइए आपके पास अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन रहेगा। मैं कह रहा हूं कि अभी भी अल्फा और बीटा क्या है, बराबर ही आएंगे। अभी भी अल्फा और बीटा बराबर ही आएंगे। क्यों आएंगे? देखिए चार्जेस बड़े हो जाएं कम हो जाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो F12 रहेगा वो F21 के बराबर ही रहेगा, बिकॉज ये प्रोपोर्शनल रहता है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो प्रोडक्ट तो आपका दोनों तरफ ही तो इंक्रीज होगा। जो फोर्सेस रहती है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट के, तो हमारे पास किसी एक वैल्यू को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी वैल्यू पर भी तो आएगा। ये चीज समझ रहे हैं? एक वैल्यू से ही काम नहीं चलेगा, दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या है, उसका इफेक्ट आ रहा है। ये आपको समझना है, ठीक है। फिर मैं यहां पर एक चीज और कह सकता हूं कि हमारे पास ये जो M1 जी है ये तो M2G के बराबर होगा, क्योंकि ये तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही आपने इसको लिख दिया है। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं।
थोड़ा सा और आगे घुमा देते हैं। चलिए केस 3 की बात करते हैं। केस 3 थर्ड, केस 3, केस 3 की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपके पास क्या है कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास इफ M1 जो है वो बड़ा है M2 से, और चार्जेस को आप मान लीजिए कि सेम ही है, देन क्या होगा? देन अगर M1 बड़ा है तो मैं आपको कह रहा हूं कि बीटा आपके पास बड़ा हो जाएगा, बीटा बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है तो समझिए। देखिए यहाँ पर अब आपके पास जो ये M1G वाली जो फोर्स रहेगी, डेट मस्ट बी ग्रेटर देन M2G, और सारा का सारा खेल इसी चीज का है। और अगर मैं इसी में आपको इसी के साथ साथ अगर ऐसे बोल दूं, इसी केस 3 के साथ, कि अगर इफ M1 इज लेस देन M2 होता, एंड Q1 को कुछ भी ले लो यार, Q1 से क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होता, देन तब भी आपके पास जो M2 हमारे पास ज़्यादा है, M2 ज़्यादा है, तो अल्फ़ा आपके पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये आपके पास रहेगा। क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास M2G की वैल्यू M1G की वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। ये हमारे पास केस 1, केस 2 और केस 3 की बात कर रहे हैं। ये क्लैरिटी आ रही है? बेसिकली क्या हो रहा है, मैं इसमें ये कहता हूँ कि इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्लान, सर्च फॉर द एक्सट्रीम एंड। ये मेरा एक कॉट है जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट पसंद करते हैं, और आप अगर डॉक्टर बनेंगे और बढ़िया कॉलेज में अगर जाते हैं तो आपको अगर मेरे वहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे, एंड आप ये कह दें कि इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्लान, सर्च फॉर द एक्सट्रीम एंड, दे विल गेट टू नो कि ये जो कोट है ये तो मनोज सर का कोट है, और मनोज सर अपनी क्लास में बोलते हैं। आपको एक्सट्रीम एंड सोचने हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको कह रहा है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है मास की, अगर कोई बोले कि मास आपके पास जो है M1 का बड़ा है, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा ले लो कि वो हिले ही ना। भाई कोई चीज़ अगर इतनी भारी आपसे हो और आप उसको हिला ही नहीं पाए, आप वो कंसिडर कर सकते हैं? तो आप इस M1 को इतना भारी ले लीजिए कि आप उस चीज़ को हिला ही ना पाए। लेके देखिए, आप अगर उस चीज़ को इतना भारी ले लेंगे कि वो हिला ही नहीं पाएंगे, तो अब आप देखिए कि ये तो फिर हमारे पास हिलेगा नहीं, यानी कि अल्फा एंगल हमारे पास आएगा नहीं, बीटा बीटा हमारे पास आता रहेगा। मान लीजिए मैं पूरी मेरी पूरी बॉडी चार्ज होगी और मैंने एक बलून लिया, तो मेरा मतलब ये बलून जो होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बट मैं पीछे की तरफ नहीं जाऊंगा, है ना। तो M1 आपके पास, मतलब आप सोचेंगे कि अल्फा तो छोटा आएगा, बीटा आपके पास बड़ा आएगा। फिर दोबारा इमेजिन करो, इमेजिन करो अब की बार M2 बहुत भारी हो गया, तो M2 तो नीचे रहेगा, बट ये M1 वाला क्या है, ऐसे उठता रहेगा, तो आपके पास अल्फा बड़ा हो जाएगा, बीटा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस रहता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट प्रोसेस ही डिसाइड करता है कि आप एक बेहतर कॉलेज से MBBS करेंगे या फिर आप एक एवरेज कॉलेज से करेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप देखेंगे नीट 2022 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशंस जो है ये यहाँ पर मांग रहा है। डिमांड जो यहाँ पर है वो है कैलकुलेशंस की, कॉन्सेप्ट की नहीं है। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिया उससे बाहर कूलम्स लॉ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस सुपर पोजिशन चीजें रहती हैं, है ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए बोला है द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, आपको दे रखा है दिस है द रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नियरली, कितना आपके पास हो जाएगा, यही चीज पूछ रहा है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनके बीच में जो आपके पास सेपरेशन है वो चीज आपको दे रखी है। एंड देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, अगर मैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को लेता हूँ, ये मैंने माना ये प्रोटॉन है, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटी फोर्स लगेगी, और ग्रेविटी फोर्स की अगर हम बात करें, डेट ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल्स टू ME MP
डिवाइड बाय आपके पास आर स्क्वायर। ये मेरे पास ग्रेविटी की फोर्स है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो वो रेपल हमारे पास करेगी, है ना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, ये भी हमारे पास क्या करें, अट्रैक्ट करेंगे। तो एफ ई की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रहेगा के क्यू वन क्यू टू यानी कि ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास आपको रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स बाय सम डिस्टेंस इज दिस मच। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर है। आपको देखिए रेशियो गिवन है कि रेशियो आपको जो है किस चीज का रेशियो दे रखा है, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि मैं इसको ऊपर रख देता हूं और इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर और इसको नीचे मैंने कर दिया, ये हमारे पास है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना, और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास एफ ई बाई एफ जी, एफ ई बाई एफ जी आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा के ई स्क्वायर, आर आर स्क्वायर तो कट जाएगा, डिवाइड बाई जी एम ई एम पी। और इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर ऑफ 39। दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, अब आपसे पूछा है के बाय जी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए यहां पर क्या चीज आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपको निकालनी है द रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के जो आपके पास है टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपको जो आंसर निकालना है वो आपको आंसर निकालना है कि के बाय जी आपके पास की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2.4 इंटू 10 की पावर ऑफ 39, इनटू आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा एम ई एम पी, और डिवाइड बाय आपके पास रहेगा ई स्क्वायर। यानी कि ये अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा कि क्या आपके पास आंसर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है 2.4 इंटू 10 की पावर ऑफ 39। नंबर्स के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। मासेस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg, एंड प्रोटॉन की अगर बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर ऑफ -27 होता है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन था, बट अगर आपको गिवन नहीं रहता तो भी आपको पता होना चाहिए था कि कितना आपके पास रहता है। ये आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखिए यही मास मैंने यहाँ पे लिखा है 9.11 और 1.67। ठीक है, अब देखिए अप्रोक्सीमेशन का हम यूज करेंगे। 1.6 अगर यहाँ पर है, ये 1.6 है, इसको और इसको कट कर देंगे, कोई भी फर्क हमारे पास पड़ेगा नहीं। क्या ये बात समझे। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं इनको देखिए किस तरीके से हैंडल करना है। ये आपके पास 39 चल रहा है, 39 माइनस 1 आपके 31 आपके पास है, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 8। 8 आपके पास है। ठीक है, और ये 19 आपके पास ऊपर जाएगा, यानी कि 19 प्लस 8 की अगर बात करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 27, 27। ठीक है, तो 27 आपके पास है, और वहां से ये जब ऊपर हमारे पास जा रहा है तो एक 39 आपके पास है, वो 8 हुआ आपके पास, और ये ऊपर जाएगा 27 बन जाएगा। 27 27 आपके पास ये जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। 9.1 इंटू 2.4 ही जो है आपके पास बचेगा। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज हैं, ये 10, ये पूरी की पूरी कट जाएगी। आपके पास अल्टीमेटली जो चीज बचेगी वो बचेगा 2.4 इंटू 9.1। ठीक है, और इसी को अगर आप अप्रोक्सीमेटली कहेंगे, पावर में तो देखनी है, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लें तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। 2.4 आपके पास है, 4 9 4 जा 36, तो आपके पास ये 36 और इंटू 2 9 2 जा 18, ये आपके पास आएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस और आपके पास यहाँ पर आ गए, तो ये 4 6 7 8 8 9 10 11, और ये आपके पास 21। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पावर पूछ रहा था कि पावर कितनी आ जाएगी, तो पावर हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 की ही पावर हमारे पास चल रही है। कि आप इसी को लिख सकते हैं कि ये आपके पास कितना है, 21 आपके पास है ना, 21.84, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर ऑफ 1। अब देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन, और जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो कितनी टुच्ची सी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन और वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ऐसी टुच्ची सी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी, बताइए। क्या ये क्लैरिटी आपको हो रही है कि किस तरीके से क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अरे बताइए, क्या ये क्लैरिटी है आपको कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, एक मिनट रुकिए। आज आपकी क्लास में थोड़ी सी लंबी लूंगा क्योंकि हमें जो है
बहुत सारी चीज़ें पूरी करनी है। या इसके बाद आपकी कोई क्लास है, वही देख रहा हूँ मैं। क्लास है तो मुझे फिर बंद करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। अब हमने कूलम्स लॉ तो बेसिकली पूरा कर लिया, बस हमें क्या करना है, कूलम्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बस यही आपको करने हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अब ये नेक्स्ट में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही पूछ रखा है। ये फिर क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, होमवर्क है। और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछना और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ आपका खत्म हो गया एंड देयर माइट बी सम चेंजेस इन योर बैच टाइमिंग्स। तो आपका टाइमिंग्स थोड़ी सी अलग भी शायद हो सकती है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी बाय टीम। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क आपके पास यही है, जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। नीट के पीवाईक्यूज आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। नीट के पीवाईक्यूज जो हैं वो आपको अब क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि आपको रीड करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। साथ के साथ आप रीडिंग कर दी जाइए एनसीईआरटी की। ठीक है, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप ओल्ड एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करिए। ओल्ड एनसीईआरटी की रीडिंग यहाँ पर जो है वो आप प्रिफर कर सकते हैं। कूलम्स लॉ की अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ें हट गई है बट वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प होगी। ठीक है, बस इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर